सोचिए अगर एक मुसलमान धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, उसको शूट कर दिया जाता है, उसके पैर में गोली मार दी जाती है, इनकाउंटर कर दी जाती है। लेकिन एक एप्लीकेशन हमारे पास देख सकते हैं, श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर को एक एप्लीकेशन लिखा गया है जिसमें विषय है पारिवारिक विवाद में पत्नी द्वारा विवाहेतर संबंध स्थापित कर तथा धर्म परिवर्तन कर पति को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में। मामला क्या है कि अगर एक मुसलमान धर्म परिवर्तन करवाता है तो गोली मार दी जाती है, तमाम बवाल हो जाता है। लेकिन सोचिए अगर एक हिंदू ऐसा करता है किसी मुसलमान परिवार के साथ तो क्या होना चाहिए। ये चूंकि संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। ये चीजें हैं कि 2010 में इनका विवाह होता है, इनकी पत्नी आती है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही होती है। यहाँ पे इनका विवाह होता है, पत्नी आती है, 3 बच्चे होते हैं, लेकिन बीच में इनकी पत्नी का एक हिंदू लड़के से संबंध स्थापित हो जाता है, प्रेम का मामला आ जाता है और उसके बाद से इनके परिवार में लगातार विवाद उत्पन्न हो जाता है। यानी एक अच्छा खासा व्यक्ति, एक अच्छा खासा परिवार जो सुखमय जीवन अपना जी रहा था, वो शिकार हो जाता है षड्यंत्रों का और दूसरे रिश्तों का और कला हो जाते हैं। और तो और इनकी पत्नी इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवा, मुझे छेड़खानी का आरोप लगा दी थी। मैं घर रहता था और बड़का पुल पे 15 मील वहाँ पे छेड़खानी का आरोप लगा दी थी। फिर पुलिस वाले मेरे दुकान पे आते थे, चलो चौकी इंचार्ज से पढ़ा रहे हैं। हमने कहा क्या मामला है, चलो मुर्गा उर्गा लेना था, उसी मामले में बुला रहे हैं। जब मैं वहाँ जाता था तो मेरा सबसे पहले मोबाइल जब्त कर लिया था। उसके बाद कहते कि तुम्हारी बीवी ने ऐसी मामला रखी है। और तो मैंने कहा कि साहब ऐसी बात करते बहुत सारे चुप, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो। मुझे तुरंत अंदर बंद कर देते थे, मेरे मोबाइल बंद कर ले लेते थे। उसके बाद मुझे 1 से 1 का चालान काट के हाथ में डाल देते थे। मेरे घर वाले पता लगाते लगाते मोबाइल उसका सिर्फ चाप है, दुकान पे नहीं है, कहाँ है। तो जब पता लगाकर चौकी जाते थे तो चौकी वाला, तो तुम्हारा भाई 1 से 1 का चालान कटा। मेरा एक यासीन भाई जो है बड़ी मदद करते हैं, उन्होंने ये सुना तो बड़ी दया में जो कि चौकी वालों को एक शैलेश चौहान नाम का सिपाही था उस समय और एक प्रदीप नाम के चौकी इंचार्ज था। ये दोनों लोग मिलकर हमारे भाई से 3,000-4,000 रुपया लेते थे। तो जाकर हमको 7 बजे रात को वहाँ से छुड़ा कर लेकर आते। अच्छा, 151 जैसे चालान जो कि आपकी पहली पत्नी आरोप लगाती थी, झूठा आरोप, और 151 का चालान होता था, उसमें वो लोग 3-4 हजार रुपए आपसे लेते थे। ये हाटा थाने वाले, हाटा थाने ना, ये चौकी वाले लेते। अच्छा सॉरी, सुकरौली चौकी वाले। सुकरौली चौकी वाले। फिर उसके बाद ये लोग कागज पत्र जो है कि जमानत का पेपर तैयार करके मुझे 7 बजे रात को वहाँ से हाटा से छुड़ा कर ले आते थे। यानी 1-1 महीने पे ऐसे में प्रताड़ित होता रहा। मतलब ये 151 का चालान का प्रोसेस आपके साथ कितनी बार हुआ? कम से कम 15 बार रहा होगा। तो 15 बार 151 बार हुआ। 22 दिन पे 1 महीने पे, 22 दिन पे 1 महीने पे होता था। तो मेरे भाई जो है कि अब डरते थे कि मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, डर की वजह से पैसे देकर छुड़ा कर लेकर आते थे। ऐसे जब मैं परेशान हो गया तो एक मेरे जो है कि संपर्क से मिले, गोरखपुर इंस्पेक्टर का काम करते हैं, उनसे बात कही तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे मामले को हम आईजी के पास रखते हैं। आईजी के पास जाकर मैंने इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ में मैंने कागज अर्ज किया। तो ये लोग जब पढ़े कि मेरे खिलाफ ये आज दिया लग रहा है कि अब कुछ काम करेगा ये, तो ये उस दिन से मेरे जो पड़तारी करना छोड़ दिए। पड़तारी करते छोड़ते आज तक मामला शांत था। ए भाई साहब, ये स्थिति है। सोचिए अगर आप मुसलमान हैं तो आपको टारगेटेड किया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा और आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। ये बातें मैं इस आधार पे कर रहा हूँ कि तब तक इनका शोषण किया गया, ये जो सुकरौली चौकी के जो भी इंचार्ज हैं, जो भी सिपाही हैं, जब तक इनका मामला आईजी साहब के पास नहीं पहुंचा, पुलिस महानिदेशक तक नहीं पहुंचा, जिनका सारा एप्लीकेशन है इनके पास, और जब उनके खिलाफ आया तब जाकर के इस व्यक्ति का जो भी शोषण है सिपाहियों ने, चौकी इंचार्जों ने बंद किया। तब नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के सुकरौली क्षेत्र के ग्राम सभा देवतहा में। हमारे पास एक व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम है मुनव्वर अंसारी। एक ऐसी दर्द की दास्तां, एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाएंगे जिसको आप सुनेंगे तो मानवीय संवेदनाओं पर, मानवीय रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। सोचिए अगर एक मुसलमान धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, उसको शूट कर दिया जाता है, उसके पैर में गोली मार दी जाती है, इनकाउंटर कर दी जाती है। लेकिन एक एप्लीकेशन हमारे पास देख सकते हैं, श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर को एक एप्लीकेशन लिखा गया है जिसमें विषय है पारिवारिक विवाद में पत्नी द्वारा विवाहेतर संबंध स्थापित कर तथा धर्म परिवर्तन कर पति को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में। मामला क्या है कि अगर एक मुसलमान धर्म परिवर्तन करवाता है तो गोली मार दी जाती है, तमाम बवाल हो जाता है। लेकिन सोचिए अगर एक हिंदू ऐसा करता है किसी मुसलमान परिवार के साथ तो क्या होना चाहिए। ये चूंकि संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। ये चीजें हैं कि 2010 में इनका विवाह होता है, इनकी पत्नी आती है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही होती है। यहाँ पे इनका विवाह होता है, पत्नी आती है, 3 बच्चे होते हैं, लेकिन बीच में इनकी पत्नी का एक हिंदू लड़के से संबंध स्थापित हो जाता है, प्रेम का मामला आ जाता है
और उसके बाद से इनके परिवार में लगातार विवाद उत्पन्न हो जाता है। यानी एक अच्छा खासा व्यक्ति, एक अच्छा खासा परिवार जो सुखमय जीवन अपना जी रहा था, वो शिकार हो जाता है षड्यंत्रों का और दूसरे रिश्तों का, और कला हो जाते हैं। और तो और इनकी पत्नी इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवाती है, और जिस लड़के से संबंध है अभी उन्हीं के साथ रह रही है, ऐसा इनका आरोप है। मामला न्यायालय तक जाता है, न्यायालय से एक पक्षीय डिक्री लेते हैं अपने पक्ष में, पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट कानून हर जगह जाते जाते आदमी थक जाता है, और आज भी इसी मामले शोषण के शिकार हैं जिसको सुना जाना चाहिए। तो क्या स्थिति थी, क्या कारण था, सारी चीजों को बताइए। आपकी शादी हुआ तब से क्या चीजें अब तक चल रही हैं? मामला मेरा ठीक ठाक से चल रहा था। सन 2010 से मामला मेरा सन 2018 तक सही चला। उसके बाद से सन 2018 के बाद उस लड़के से मुलाकात हुई, उसका इसका मोबाइल नंबर लिया और मोबाइल नंबर लेकर इसी मिस कॉल किया। बात करते करते उसका मामला ज्यादा संबंध हो गया। उसके बाद एक मुर्गी फार्म तितली चौराहे में मैं रहता था, तो उसके साथ पकड़ा गया था। तो मैंने पकड़ा तो उसके घर वालों को मैंने बुलाया। घर वाले, उसके माँ बाप और भाई भौजाई बहन सब कोई आया। उसकी एक भौजाई जो है कि इसी गांव में बड़े वाले टोले पर रहती है, इसराइल अंसारी है, फिरोज अंसारी के औरत है, इसराइल अंसारी के पतो है, उसको भी बुलाया गया। उन लोगों ने, सारे लोगों ने उसको मिलकर जो है कि धर्मपाल पासवान को मारा और समझाया कि मामला हम लोग चौकी थाने तक नहीं जाने देंगे, बेइज्जती होगी, और आइंदा कमीने अगर इस लड़की से, इस औरत से तुम मुलाकात करोगी तो तुम्हारे जान का खतरा है। उसने कान पकड़कर उठा बैठी किया, छोड़ दिया, छोड़ते 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 रह गया। उसके बाद सन 2018 का शुरू का मामला था, वो सुधर गई। सन 2019 में 3 दिसंबर को मैंने सऊदी चला गया। जब ये सुधर गई, हमको लगा कि अब सुधर गई, तौबा अस्तगफुरुल्लाह कर ली, नमाज मसहब पढ़ने लगी। मैं सोचा कि सुधर गई, मेरे पास काफी कर्ज हो गए थे, मैं सऊदी चला गया था गाड़ी चलाने के लिए। उसके बाद से 1 साल जब मैं मुझे गुजरा तो उसके लड़के के साथ फिर से ये रहना चालू कर दिया। लोगों ने मुझे शिकायत करता रहा। अच्छा, एक सेकेंड, अभी जो मामला वो पकड़ा गया, मारपीट हुआ, सारी चीजें समझा दिया गया, आपकी पत्नी ठीक से रहने लगी, फिर आप रोजी रोटी के तलाश में आप विदेश सऊदी कमाने के लिए चले गए। फिर इस दरमियान जो जिस लड़के का क्या नाम बताया आपने? धर्मपाल पासवान। धर्मपाल पासवान से, जो खागी मुडेरा का रहने वाला है, फिर से उसका संबंध स्थापित हो गया। इसकी सूचना आपको टेलीफोन पे मिली, फोन पे मिला? तो मुझे टेलीफोन पे गाँव वालों भी देता रहा। तो मैंने इस चीज को बुरा मानता रहा कि मैं सऊदी कमाने आ गया हूँ, मुझे लोग भड़काते होंगे। मैं 60,000 रुपया महीना कमाता था सऊदी। तो मैं सोचा कि मेरे भाई और गांव के लोग मुझे चाहते हो कि आगे ना बढ़े, मैं इस चीज को बुरा मानता था। अच्छा। लेकिन एक लड़का जो है कि हितमपुर के साइड के था, उससे भी ये संबंध रखती थी पहले, लेकिन उसके साथ छोड़कर जब धर्मपाल के साथ फिर लग गई, तो होता है ना, सौतीन को बर्दाश्त नहीं करता, तो उस लड़के ने बर्दाश्त नहीं किया। तो उस लड़के ने इसको एक होटल में, 7 स्टार हाटा होटल है, उस होटल में पूरे बाकायदे से जो पकड़ा, इसका मोबाइल छीन कर उसका पूरे बाकायदे से वीडियो था और ऑडियो रिकॉर्डिंग था, मेरे मोबाइल पे भेजा। अच्छा, तो मतलब आपके पत्नी का और धर्मपाल पासवान का फोटो आपके वहीं पे भेजा मुझे, मेरे पास। तब मुझे यकीन हुआ कि मेरे मोहल्ले गांव वाले भाई भौजाई जो कहते थे वो सही है। मैंने आपको से देख लिया, कानून से सुन लिया। तो उसके बाद मैंने उसके पास वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, तो कही कि मुझे माफ कर दीजिए, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा कि बताओ कई बार तुमको माफ किया जाएगा? हाँ, इस तरह तुम कर रही हो, मेरा टिकट है 14 जुलाई को मैं आ रहा हूँ, तब तुमको ठीक से बताऊंगा। तो उसने 14 जुलाई की जब ये बात सुनी तो 1 जून को उस लड़की के साथ ये भग गई। मेरा टिकट ऑलरेडी हो गया था 14 में, सन 2021 में 14 जुलाई को। अच्छा। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैं उसको यहाँ नहीं पाया। रात में आया 3 बजे, मैं सुबह होते फिर मैंने अपने ससुराल गया, बलुआ देवकली के पास जो है, तो वहाँ पे मैंने जाके सारी बात कही। तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, आपकी बीवी आप समझिए। ये स्थिति, 1 मिनट, तो जब आप वहां से आए, जब विदेश से आप आए, उसके पहले ही आप चूंकि जुलाई में आने वाले थे, 1 जून को आपकी पत्नी धर्मपाल के साथ चली गई थी, आपके सारे बच्चों को लेकर के चली गई। आपने इस मामले की शिकायत अपने ससुराल वालों से किया? हाँ। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, चली गई तो चली गई, चला गया तो हमसे कोई मतलब नहीं, आपको जो करना कीजिए। हमने कहा कि देखिए हमारे साथ 3 बच्चे भी हैं, 9 लाख रुपया उसके खाते में ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ, जमीन लेना था, और उस पैसे के आप लोग भी शिकार हैं, आप भी पैसा उसका लेकर अपना घर बनवाए लो। मेरे पैसे लेकर अपनी लड़की से पैसे निकलवा कर अपना घर बनवाए लो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद से उन लोग नहीं सुने तो मैंने आकर चौकी पे मामला डलवाया। तो चौकी पे मामला डलवाया तो ये कहे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे सुकरौली चौकी पे आपने मामला? सुकरौली पे मैंने तिला किया, तो कहे कि ऐसे थोड़ी पकड़े जाएगी, कुछ खर्च वर्च लगेगा। मेरे पास पैसा था ही नहीं, क्योंकि मैंने सारा पैसा 1 महीने पहले ही भेज दिया था, बस किराया भाड़ा भी बचा था। ये लोग काफी पैसे मांगते थे तो नहीं हो पाया मेरे पास। उसके बाद से वो चली गई। मैं उसको बहुत बार जो है कि किसी तरह से फिर कुछ पैसे इंतजाम करके पुलिस
पुलिस वालों को देता था, तो पुलिस वाले उसको पकड़ के लाकर मेरे घर छोड़ते थे, शाम को छोड़ते थे, फिर सुबह जो मैं अपने सुगरौली जाता था किसी काम से, फिर ये चली जाती थी। और मेरे मोहल्ले के लोग इससे दहशत हो गए थे कि इस औरत से उलझना यानी थाना चौकी में जाना। तो मेरे मोहल्ले वाले उससे खामोश रहते थे। 3 बार पुलिस वाले पकड़ पकड़ के लेकर आए, चली जाती थी। उसके बाद मैं परेशान हो गया, तो उसी चौकी पे एक मुस्लिम बिरादरी के थे, काजी साहब कहा जाता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सारा पैसा इसी तरह लूट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, तुम परिवार न्यायालय जाओ। मैंने परिवार न्यायालय गया, वहाँ पूरा बाकायदे से विदाई का कागज बनवाया, उसको रखने का आर्डर भी मिला, एक पक्षी मेरी तरफ कागज भी आया, उसको कागज मैंने व्हाट्सएप किया, कहीं हमसे कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट, ये स्थिति है भाई साहब, थोड़ा कागज दिखाइए। इनके पक्ष में एक पक्षी डिक्री हो गया और इन्होंने कहा कि देखो आ जाओ, तमाम समन जाता है, तमाम चीजें होती हैं कि जाता है कि बुला दिया जाता है कि आप आइए, आप रहिए, लेकिन फिर भी इनकी पत्नी नहीं आई। और इनके पक्ष में देख सकते हैं सारा इनका डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, नीचे चीजों को देख लीजिए कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए एक पक्षीय रूप से डिक्री किए जाने योग्य है। यानी ये जो मुनव्वर अंसारी का विवाद था, जब इनकी पत्नी नहीं आई, कोर्ट के आदेश का भी उसने अवमानना किया, तो इनके पक्ष में हो गया सारा डिक्री। यानी ये उसको रखना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आई, तो इनके पक्ष में आदेश हो गया। और फिर सारी चीजें आगे क्या हुआ? तो वो नहीं आई, तो मैंने कहा कि देख मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा शादी करेंगे तो लोग पूछेंगे तेरे अंदर कुछ कमी था तभी तू चली गई। हाँ, जिसको नहीं कुछ बोलना वो भी बोलने लगेगा। मैं उसकी बहुत कोशिश किया कि तू अभी से खैर है, मैं सारे लोगों से मैं बुरा भला बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझको रखने के लिए तैयार हूँ। वो फिर भी नहीं आई। मैंने काफी इसको इंतजार करके सन 2022 में मैंने जाकर 1 जनवरी को मैं सन 2022 में मैंने जाकर शादी कर लिया। अच्छा, फिर आपने दूसरी शादी कर लिया? हाँ, 1 साल उसका पहले आपने इंतजार किया 1 साल तक, आपके पक्ष में डिक्री हो गया, आपने कहा कि आकर के रहो, मैं सारे सामाजिक जो बुराई उसको स्वीकार करता हूँ और तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मेरे साथ रहो। फिर भी वो नहीं आई, तब जाकर के आपने तब वकीलों से तो आपने परमिशन और सारी चीजें वकीलों से पूरा राय लिया कि अगर मैं तलाक उसको नहीं दिया हूँ और दूसरी शादी करता हूँ तो मैं फंस जाऊंगा। कहे कि तू हिंदू नहीं है, तू मुस्लिम है, 4 शादी कर सकता है, 5वां करेगा तो फंसेगा, तुम दूसरी शादी कर सकते हो। उसके बावजूद भी मैंने उसको सारी खबर दिया कि देख वो कोर्ट में ऐसे ऐसे मामले चलते हैं, मैंने राय लिया है, अभी से तू डर हो जा, आ जा मेरे पास, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। तेरा मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, लेकिन 3 बच्चों का जिंदगी संवर जाएगा। लेकिन कहीं हमको तुमको साथ रहना ही नहीं है, तुम्हारे में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हम जिसके साथ है उसके साथ इंटरेस्ट हमको मिलता है। हमने कहा देख कि मेरी ज्यादा बेइज्जती न कर, तू रहना उसके साथ रह, नहीं तो रहना मेरे साथ रह, मैं तेरा इंतजार करूंगा, नहीं आओगी तो मैं दूसरा शादी कर लूंगा। तो जब मैंने दूसरा शादी कर लिया तो उसने शादी की बधाई दी फोन पे। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आपकी पहली पत्नी ने बधाई दी? हाँ। उसके बाद कहा ठीक है तुम एक मेरा फोटो देख लो जी कि मैं भी अपने सेटल हो गई हूँ। तो उसने धर्मपाल पासवान के साथ एक फोटो मेरे मोबाइल पे भेजा। अच्छा, जिसके साथ वो भगी हुई थी उसके साथ फोटो भेजा? साथ में फोटो भेजा। तो मैं भी थोड़ा सा दिमाग उलझा हुआ था, तो मैं फोटो भेज रहा था, मेरा मोबाइल हैंग कर रहा था, जिसकी वजह से वीडियो 35 सेकंड का चल गया था। मैं अपनी बीबी के साथ थोड़ा बहुत मजा मस्ती में वो वीडियो बना था, मैंने उसको फोटो समझकर भेजा था, हैंग कर रहा था मोबाइल, वीडियो चला गया। अच्छा, 1 सेकंड, उसने जब धर्मपाल के साथ अपना फोटो भेजा तो आपने आपकी दूसरी पत्नी के साथ कोई रोमांटिक या जो भी वीडियो हो सकता है आपने उनको भेजा? वो पत्नी आपकी की थी दूसरे वाली, उसके साथ अपनी वीडियो उनको भेजा? वो मेरी पत्नी जिसको मैं शादी करके लेकर आया हूँ। अच्छा, मतलब उसको या तो जलन भाव के लिए कि मैं भी खुश हूँ तुम भी खुश हो, आपने भेजा? हाँ, फिर तो उसके पास मैंने भेजा तो उसने वीडियो सेव कर लिया और मेरा मोबाइल तुरंत स्विच ऑफ हो गया। उस दिन से मेरा मोबाइल खुला ही नहीं, खराब हो गया, फेंक दिया गया। उसके 4 महीने के बाद जो है, सिम तो मेरा वही चलता था, तो उस मोबाइल पे फोन की कि मुझे 2 लाख रुपया दो, तेरा वीडियो मेरे पास सेव हो गया है, अगर तू नहीं देगा तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगी, नहीं तो 2 लाख रुपया दो। मेरे पास 2000 रुपया नहीं था तो 2 लाख रुपया कहाँ से दूंगा। उसने 24 घंटे के अंदर मेरा पूरा वीडियो वायरल कर दिया, आपत्तिजनक वीडियो था, और पूरे लोग देखते रहे। मुझे इतना शर्मिंदा किया कि तुम एक मौलवी होकर ऐसे काम करते हो, लेकिन लोगों ने मेरी बात को नहीं समझा, इस चीज को उछाल दिया कि तुम बहुत गंदे आदमी हो। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझा। है भाई साहब, ये दर्द है, पीड़ा है, तस्वीरें देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के दौर में चूंकि मौलवी का काम करते हैं और इनकी जो वीडियो थी किसी गैर औरत के साथ, गैर लड़की के साथ नहीं थी, इनकी पत्नी के साथ थी, और इन्होंने दूसरी पत्नी का वीडियो छोटा सा अपने पहले पत्नी को भेजा और फिर उसने 4 महीनों बाद इनसे कहा कि 2 लाख रुपए दो, अन्यथा वीडियो वायरल कर दूंगी, जैसा कि इनका कहना है। और जब इनके पास 2000 रुपए भी नहीं थे और इन्होंने कहा जो मर्जी सो कर लो, तब उसने इनकी पाली पत्नी जो है उसने इनके वीडियो को वायरल कर दिया। इनकी तमाम सामाजिक बदनामी हुई, जो भी चीजें हो सकती हैं हुई। फिर तो उसके बाद वो खामोश हो गई, नहीं कुछ कही।
फिर जो है कि कुछ दिन बीता तो फिर मुझे छेड़खानी का आरोप लगा दी थी। मैं घर रहता था और बड़का पुल पे 15 मील वहाँ पे छेड़खानी का आरोप लगा दी थी। फिर पुलिस वाले मेरे दुकान पे आते थे कि चलो चौकी साहब चौकी इंचार्ज साहब बुला रहे हैं। हमने कहा क्या मामला है, चलो मुर्गा उर्गा लेना था उसी मामले में बुला रहे हैं। जब मैं वहाँ जाता था तो मेरा सबसे पहले मोबाइल जब्त कर लिया था। उसके बाद कहते कि तुम्हारी बीवी ने ऐसी मामला रखी है। और तो मैंने कहा कि साहब ऐसी बात कहते बहुत सारे चुप, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो। मुझे तुरंत अंदर बंद कर देते थे, मेरे मोबाइल बंद कर ले लेते थे। उसके बाद मुझे 1 से 1 का चालान काट के हाथ में डाल देते थे। मेरे घर वाले पता लगाते लगाते मोबाइल उसका स्विच ऑफ है, दुकान पे नहीं है, कहाँ है। तो जब पता लगा कर चौकी पे जाते थे तो चौकी वाला तो तुम्हारा भाई 1 से 1 का चालान कटा। मेरा एक यासीन भाई जो है बड़ी मदद करते हैं, उन्होंने ये सुना तो बहुत दया में जो है कि चौकी वालों को एक शैलेश चौहान नाम का सिपाही था उस समय और एक प्रदीप नाम के चौकी इंचार्ज था। ये दोनों लोग मिलकर हमारे भाई से 3,000-4,000 रुपया लोग लेते थे। तो जाकर हमको 7 बजे रात को वहां से छुड़ा कर लेकर आते थे। अच्छा, 151 जैसे चालान जो कि आपकी पहली पत्नी आरोप लगाती थी, झूठा आरोप। और 151 का चालान होता था, उसमें वो लोग 3-4 हजार रुपए आपसे ले लेते थे। ये हाटा थाने वाले, हाटा थाने ना, ये चौकी वाले लेते। अच्छा सॉरी, सुकरौली चौकी वाले। सुकरौली चौकी वाले लेते थे। फिर तो उसके बाद ये लोग कागज पत्र जो है कि जमानत का पेपर तैयार करके मुझे 7 बजे रात को वहां से हाटा से छुड़ा कर ले आते थे। यानी 1-1 महीने पे ऐसे में पड़तारी होता रहा। मतलब ये 151 का चालान का प्रोसेस आपके साथ कितनी बार हुआ? कम से कम 15 बार होगा। वो 15 बार 151 का चालान किया गया। 22 दिन पे 1 महीने पे, 22 दिन पे 1 महीने पे होता था। तो मेरे भाई जो है कि अब डरते थे कि मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, डर की वजह से पैसे देकर छुड़ा कर लेकर आते थे। ऐसे जब मैं परेशान हो गया तो एक मेरे जो है कि संपर्क से एक मिले, हाँ, गोरखपुर इंस्पेक्टर का काम करते हैं, उनसे बात कही तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे मामले को हम आईजी के पास रखते हैं। आईजी के पास जाकर मैंने इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ जब मैंने कागज अर्ज किया तो ये लोग जब पढ़े कि मेरे खिलाफ ये आज कर दिया, लग रहा है कि अब कुछ काम करेगा ये, तो ये उस दिन से मेरे जो पड़तारी करना छोड़ दिए। पड़तारी करते छोड़ते आज तक मामला शांत था। ए भाई साहब, ये स्थिति है, सोचिए अगर आप मुसलमान हैं तो आपको टारगेटेड किया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा और आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। ये बातें मैं इस आधार पे कर रहा हूँ कि तब तक इनका शोषण किया गया, ये जो सुकरौली चौकी के जो भी इंचार्ज हैं, जो भी सिपाही हैं, जब तक इनका मामला आईजी साहब के पास नहीं पहुंचा, पुलिस महानिदेशक तक नहीं पहुंचा, जिनका सारा एप्लीकेशन है इनके पास, और जब उनके खिलाफ आया तब जाकर के इस व्यक्ति का जो भी शोषण है सिपाहियों ने, चौकी इंचार्जों ने बंद किया। तमाम मामले में इनके 151 के चालान किए गए, 4,000-5,000 रुपए लिए गए। और इनका यह भी कहना कि जब भी बातें जाते थे, क्योंकि आप अपनी बात तो रखते होंगे ना कि भाई क्या हुआ, तो आपकी बात रखने का मौका नहीं दिया था उसको। उन्होंने जब मैं बोलता था मेरे पास विदाई का कागज है, उसको रखने का आर्डर नहीं आती, मैं दोस्त से शादी किया। और एक बाजी कहते हैं कि बड़का पुल पे तुम छेड़खानी कर रहे थे, और एक बाजी इन्हीं के पुल के सामने मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता था। तो लोग कहते कि ये औरत, इसका सुनना बहुत जरूरी है, मजबूरी है। जब मैं अपनी बात को थोड़ा बताया तो कहते थे भोसड़ी वाले चुपचाप रहो, नहीं मारेंगे दाढ़ी वाले तो सही हो जाओगे। एक साथ में गिरफ्तार का नाम का लगा था, कहा ये सब गाली देना आपका सही नहीं है, इसको गाली दीजिए लेकिन एक दाढ़ी है, टोपी है, इस पे गाली मत दिए। उसको भी उसके हमारे साथ 151 का चालान काट के उसको भी बंद कर दिया। हाँ, ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां कहा जाता है दाढ़ी वाले, मोक्ष वाले, इस आधार पे टारगेटेड करके इनका चालान किया जाता था, और जो सही कानूनी बात कर दिया है उसको भी चालान कर दिया जाता था। ये स्थिति चल रही है जिसमें लगातार शोषण का शिकार किया गया और एक पुरुष की वेदना नहीं सुनी गई। ये मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और महिला एप्लीकेशन दे दी थी कि बड़े पुल पे छेड़खानी किए, जबकि वो भी इनकी पत्नी है। उस मामले में इनका चालान कर दिया जाता था, इनको गाली देना, मारना पीटना, तमाम शोषण होता रहा। और जब आईजी साहब के पास गए तब जाकर के इन लोगों ने इनका शोषण बंद किया, और अभी मामला न्यायालय में चल रहा है। फिर आगे क्या हुआ जब से आपने आईजी के पास जब से आईजी साहब के मैंने कागज डालिया इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ, तब से ये मुझे छोड़ दिए सब। उस दिन से कोई छेड़खानी नहीं करते थे। उसके बाद मुझे शक लग रहा है कि अभी 19 तारीख को परिवार न्यायालय में मेरा उसका तारीख था धर्मपाल पासवान के खिलाफ, तो उसने वहां पे मिला था, वो जरीना खातून परिवार न्यायालय के अंदर मिली, तो मैं उसे कुछ कहा नहीं, ना समझा बुझा। मैं ये सोचा जिसका भतीजा एक है जो अपने घर के सामने एक हिंदू लड़की को रेप किया था, उसका बच्चा पैदा हो गया है, लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग है, उसके चक्कर में इसका भतीजा, जरीना खातून का भतीजा जो है जेल में इस वक्त सड़ रहा है। अच्छा, मतलब आपके पत्नी का भतीजा जेल में है? जेल में सड़ रहा है। तो मुझे ये गुमान आया कि हो सकता है कि उसको 2-3 लाख रुपया लगाने छोड़ाने के लिए लगता होगा। अब ये सोचिए कि किसने चढ़ाया होगा कि अपने पहले वाली पत्नी को, पति को तुम ऐसे छेड़ करो, वो कुछ पैसा देगा, क्योंकि वो पत्नी ला चुका है, हो सकता है तुमको न रखे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो छोड़ेगा तो तुमको पैसा देगा, उस पैसे से तुम अपने भतीजे को छोड़ा लोगी। ये मेरा शक है। ये मेरा शक है। मतलब शक है, क्लियरेंस नहीं है। तो उसने जो है कि फिर जो खर्चे के दावा मेरे परिवार न्यायालय में दाखिल कर दिया। परिवार न्यायालय में दाखिल हुआ। एक मिनट, एक बात बताइए, कितने, अभी तो चूंकि आपका जो डिग्री हुआ, जो भी चीज है,
2021-22 में आपका जो भी चीज है 22 में हुआ, फिर आपने शादी के लिए, तो ये कितने दिनों बाद उसने अब जाकर के परिवार न्यायालय में खर्चा का दावा किया है? हमको लगता है 1 साल के बाद किया है। अच्छा, अब जाकर के आपके पति 1 साल, हाँ 13-14 महीने के बाद ये समझा किया है। हाँ। तो जब मैं 19 तारीख को मैं गया था तो वहाँ मिली थी। तो फिर 20 तारीख को मेरे पास चौकी के लोग आए, एक सिपाही आए सादे वर्दी में, कहे मनोज तुम्हारे खिलाफ एक नोटिस आया। कहा ठीक है सर, मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो कहे कि इस पे साइन कर दो और मोबाइल नंबर लिख दो। मैंने खूब खुशी से साइन कर दिया, क्योंकि मैं निर्दोष था, मैंने कुछ डर था नहीं, तो मैंने साइन कर दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद पुलिस जाने लगे तो कहे मनोहर कुछ नरम गरम। हमने कहा कि सब ये सब क्या बात है? तो कहे नहीं नहीं, खामोश हो गए, चले गए। उसके बाद मैंने 27 तारीख को, उससे 1 घंटा पहले परिवार न्यायालय में मैंने अपने वकील को लेकर हाजिर हो गया। तो मेरा वकील ने जज के पास लेकर गया, तो वो कहा कि ये जिसके खिलाफ जरीना खातून ने ये मामला दर्ज की है मुकदमा खर्च का, वो मनोवर यहाँ पे हाजिर है। तो जज साहब कहे कि उसको भी आ जाने दो। तो वो 1-1.5 घंटे के बाद आई। जब वो आई तो उसका भी वकील सामने जब लेकर गया, तो मामला रखा गया जज के सामने। तो जज ने कहा कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो मेरे वकील ने कहा कि हाँ इसके पास प्रूफ है, इसके पास विदाई का पूरा बाकायदे से एक पक्षी आर्डर इसके पास है, और ये दूसरी भी शादी कर लिया, 1 साल के बाद किया है। इसने बहुत कोशिश किया है, इसको आने के लिए नहीं आई है, और फिर अब जाकर सन 2021 का मामला है और सन 2025 में आकर खर्चे के दावा डाल रही है। तो जज ने कहा कि बताओ 4 साल तुम कहाँ थी? तो वकीलों से कहा कि इसका डाल दो, तारीख लगा दो, 2 महीने का तारीख लगा दो। जब आती जाती रहेगी तो इसको समझ में आ जाएगी कि परिवार न्यायालय में कोर्ट में आना जाना क्या होता है, इसको समझ में आ जाएगा। और तत्काल में इसको मेडिसिन ऑफिस में डाल दो कि बात पूरी समझ में आ जाएगी। जब मेडिसिन ऑफिस में हम गए तो 5 बजे तक उसका मैं इंतजार किया, वो मेडिसिन ऑफिस में नहीं आई, और ये जज के पास ही से निकलकर गेट के बाहर से अपने घर चली गई। अच्छा, चली गई। उसके बाद ये घर चली गई तो वहां पे गई, अपने मैके गई। उसका मैके, इसका जो दूसरा पति है धर्मपाल पासवान, शादी किया नहीं किया लेकिन रहता है लेकर उसको, तो वो धर्मपाल पासवान उसी बलुआ में उसके साथ रहता था। तो वहाँ के लोग मेरे पास फोन किए कि मनोहर ऐसी सी बात है और धर्मपाल पासवान यहाँ पे आया है और तुम जो चाहते हो आकर कर लो, इसकी साथ अभी है। हमने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमें कोई भरोसा नहीं है उस गांव वाले से, क्या भरोसा की उम्मीद रखेंगे? ऐसा आदमी उस घर में आकर आता है और मोहल्ले के लोग एक बार पूछते नहीं है कि इसका विवादित मामला चल रहा है, ये बार बार तुम्हारी बेटी के साथ है, कौन है? तुम लोग पूछते ही नहीं हो, तो हम लोग तुम पे क्या एतबार करें, क्या भरोसा करें? हम नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने खामोश हो गया। हम देखे, हमको काफी परेशान हो गए, तो काफी मैंने पत्रकारों से, न्यूज वालों से मैं कहता गया कि ऐसा ऐसा मामला है, कुछ सुनवाई कीजिए। चौकी, थाना, कोर्ट कचहरी में से मामला दर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हो सकता है ये मेरा बात अगर पर्दे पर डाला जाएगा तो कुछ सुनवाई होगी। तो लोग मुझे सुनते नहीं थे, नजरअंदाज करते थे। मैं आपका वीडियो जो है कि अपने फेसबुक पे बराबर देखता था, तो मैंने कहा कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, छोटे छोटे बातों को लेकर ये डाल देते हैं न्यूज पे और उसकी सुनवाई होती है। मेरी इतना बड़ी बात है, मैं एक बार आपसे फोन करके कहूंगा और हो सकता है मेरा कुछ सुनवाई हो। इसके माध्यम से मैं आपके पास फोन करके ये सारा मामला आपके सामने रखा मैं। जी, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी का शोषण हो रहा है समाज में और अगर हम इस फील्ड में, तो उसकी बातों को दिखाएं। आप कल्पना कर सकते हैं कि थाने में इस पुरुष को टार्चर किया गया और लंबे समय तक इन्होंने अपने पत्नी का इंतजार किया, फिर भी नहीं आई। उसी पत्नी ने इनके पूरा जो सामाजिक साख है, इज्जत है, रुतबा है, वीडियो वायरल करके सबको ध्वस्त कर दिया और लगातार ये बेचारा शोषण का शिकार होते जा रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं चल रही है। ये इस देश की कानून है, ये इस देश की व्यवस्था है। तो इस मामले में अभी शासन प्रशासन से इस पहलू पे आप क्या निवेदन करना मैं यही चाहता हूं कि जो भी है सरकार इस कागज के मुद्दे से जो भी फैसला लेगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उसको तलाक देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। अगर इस बात को कहती है कि इसको तुम रखना चाहते हो तो मैं इसको इनकार नहीं करूंगा। अच्छा, मैं इसको पत्नी को भी मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसको उसका भी इनकार किया ही नहीं। उसने मुझे इनकार करके दूसरों के साथ रहती है। और सबसे बड़ी परेशानी मुझे यह है कि उसके वजह से मेरा पासपोर्ट थाना हाटा में फंसा हुआ है और 4 साल से मैं घर ऐसे बैठा हूँ। मैं खाने के लिए परेशान हूँ और मुझे सऊदी जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट थाना में फंसा है। मैं महोदय से गुजारिश करूंगा कि मेरे पासपोर्ट को किसी तरह से निकलवा दिया जाए, मैं भी 2 पैसा कमाऊं, अपने बीवी बच्चों को कमा कर खिलाऊं। जी जी जी, हमारी भी मांग सही रहेगी भाई। ये पुरुषों की कहानी है, ये निर्दोषों की कहानी है, जहां पत्नियां आती हैं, परिवार में रहती हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद से वो लोग गैर मर्दों से संबंध स्थापित कर दिया जाता है और ये भी इतने दूसरे के परिवार में इंटरफेयर करते हैं और इनके अच्छे खासे परिवार की जिंदगियों को तबाह कर दिया जाता है और आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसकी सामाजिक छवि खराब हो जाती है, प्रत्येक चीजें खराब हो जाती है और घुट घुट करके बिल्कुल कलह में जीने को मरने के आदमी विवश हो जाता है। जैसा कि दास्तान मुनव्वर अंसारी की है, ऐसे तमाम ऐसे मुनव्वर अंसारी हैं जो ऐसी चीजों के शिकार हैं।
अपने पत्नियों के शोषण के खिलाफ शिकार है, तमाम चीजों के शिकार हैं और मामले में थाना कोर्ट कानून से इनको न्याय नहीं मिल पाता है। और आज भी इनकी पत्नी ने अब 4 साल बाद इनके खिलाफ खर्चा का दावा किया हुआ है। मामले की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए और जो भी इनका मांग है, डिमांड है, जिस कदर इनको निर्दोष में फंसाया गया, तड़पाया गया, सारी चीजें जांच पड़ताल करके इनको न्याय दिलवाने का काम किया जाना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।